हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है हम लोग एक चैप्टर शुरू करने वाले जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये हमारे द साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो है वो सेकंड पार्ट है। ये उसका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। यानी कि बादशाह औरंगज़ेब जो थे तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, तो उसके बजाने के ऊपर शाही दरबार में रोक लगा दिए थे क्योंकि वो श्रील यानी कि तीख और एक अनप्लीजेंट साउंड को वो प्रोड्यूस करता था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। यानी कि जितने भी ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बहुत बेसुरा साउंड को प्रोड्यूस करते थे तो पुंगी उनका जेनरिक नेम यानी कि कॉमन नेम बन गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि जो म्यूज़िक का दौर है वो एक टाइम पे वापस ज़रूर आएगा, वो एक बार ज़रूर रिवाइव होगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से एक बार्बर था हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और वो रॉयल पैलेस को, शाही दरबार को एक्सेस कर सकता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और वो ये चीज़ को डिसाइड करता है कि पुंगी के टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और म्यूज़िक का दौर वो एक बार फिर से वापस ज़रूर लाएगा। ही चूज़ ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टीम, इसलिए वो एक पाइप को चूज़ करता है जिसके बेस में एक नेचुरल होल रहता है। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और वो बेसिकली जो रहता है पाइप वो पुंगी से ज़्यादा लंबा भी रहता है और ज़्यादा चौड़ा भी रहता है। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप के बॉडी में वो 7 यानी कि 7 होल्स भी वो बनाता है। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वी प्रोड्यूस। और बेसिकली जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं उसके कुछ होल्स को ओपन और क्लोज करते हुए तो एक सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो शाही दरबार में वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से पहले तो वो अपने लोकेलिटी में भी उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं जिससे सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर वो ये डिसाइड करता है कि अब उसको इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार में भी राजा के पास बजाना चाहिए ताकि बेसिकली जो है वो राजा वापस से जो म्यूज़िकल कल्चर है उसको ला सके एम्परर में। द इंस्ट्रूमेंट्स वो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से काफ़ी ज़्यादा अलग था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, अब इस वजह से उस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नेम तो देना ही पड़ता। एज द स्टोरी गोज, और कहानी जैसे कि हमें ये बताते हैं, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर, क्योंकि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले शाह के चेम्बर में यानी कि बादशाह के चेम्बर में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और इसको एक नाई यानी कि बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, इस वजह से इंस्ट्रूमेंट का जो नेम है वो शहनाई पड़ गया। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि अब शहनाई का नेम शहनाई जो है वो कैसे पड़ा। तो यहाँ पर ये जो फिगर है वो पुंगी का है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर बजाने में रोक लगा दिया गया था बादशाह औरंगज़ेब के द्वारा। और ये हमारा शहनाई जो कि एक तरह से म्यूज़िकल कल्चर को वापस से रिवाइव करता है वो। और ये सबसे पहले एक शाह के चेम्बर में नाई के द्वारा बजाया गया था ताकि राजा को इम्प्रेस किया जा सके। तो सेकंड पॉइंट को अब हम लोग देखते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी कि जो शहनाई का साउंड है तो उसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी रीज़न की वजह से आज भी बेसिकली शहनाई को टेम्पल्स में बजाया जाता है और एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट बन गया है सारे नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स के लिए। यानी कि शादी में भी इसको बहुत ज़्यादा बजाया जाता है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर किसी का शादी हो वो भी नॉर्दर्न इंडिया में तो इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बिना वो शादी ही नहीं हो सकता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, यानी कि पुराने टाइम पे ये जो शहनाई था वो नौबत का एक पार्ट था। नौबत बेसिकली एक ट्रेडिशनल इंसेम्बल था जिसमें बेसिकली 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आया करते थे और जो कि रॉयल कोर्ट में यानी कि शाही दरबार में रहते थे। यानी कि 9 जो सबसे प्रीशियस टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे जो कि राजा अपने दरबार में रखता था, तो उसमें में से ही शहनाई एक था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन आज के टाइम पर ये जो शहनाई है इसको सबसे ज़्यादा टेम्पल्स में यूज़ किया जाता है और वेडिंग्स यानी कि शादी में यूज़ किया जाता है। नॉर्थ इंडियन में कैसे यूज़ किया जाता है तो हम लोग ने देख ही लिया है इसको। द क्रेडिट गोज फॉर ब्रिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो हमें बेसिकली क्रेडिट देना चाहिए कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को इतने क्लासिकल स्टेज तक किसने पहुँचाया, तो वो 100% हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ऊपर
जाता है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही एक क्लासिकल स्टेज तक इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाया। क्लासिकल स्टेज का मतलब होता है बहुत हाई लेवल में एकदम टॉप पोजीशन पर पहुंचाए हैं। तो हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। यानी कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो उस समय पर वो गिल्ली डंडा खेला करते थे, वो भी पुराने जो स्टेट था डुमराव का, बिहार के पास, वहाँ पर वो आसानी से खेलते हुए किसी को भी दिखाई पड़ सकते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 125 kg ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा। और फिर कुछ समय बाद जो बिस्मिल्लाह खान थे तो वो पास के बिहारी जी टेम्पल पर जा कर के एक बेसिकली गाना गाते थे जिसका नाम था भोजपुरी चैता। और बेसिकली इस गाने को गाने के बाद उनको एक इनाम भी मिलता था, जो कि 1.25 kg का एक बहुत बड़ा सा लड्डू हुआ करता था लोकल महाराजा के द्वारा, ये उनको प्राइस मिला करता था। दिस हैपन 80 years ago। ये सब कुछ आज से 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और ये छोटा सा बच्चा वो भी आगे चल करके बहुत आगे अपने ज़िंदगी में जाने वाला है, बहुत ज़्यादा ही सक्सेस होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को जीतेगा, जिसका नाम था भारत रत्न। तो हम लोग जो है वो 4th पॉइंट देखते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। यानी कि बिस्मिल्लाह खान के जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, तो वो शहनाई नवाज यानी कि शहनाई बजाया करते थे भोजपुर के राज दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, जितने भी दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी कि इनके फादर की तरफ से जो एंसेस्टर्स थे, फिर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो सब भी बहुत महान शहनाई प्लेयर्स थे, यानी कि वो सब भी बहुत अच्छा शहनाई बजाया करते थे। तो हम लोग जो है वो आगे मूव करते हैं। 5th पॉइंट हमारा, द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। ये जो छोटा सा बच्चा था वो एकदम शुरुआत से ही म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बना चुका था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जब 3 साल के हुए थे तब किसी वजह से इनकी माँ इनको लेकर के इनके मामा जी यानी कि मैटरनल अंकल्स हाउस यानी कि इनके मामा जी के घर शिफ्ट कर गई थी, वो भी बनारस में, जो कि आज के टाइम का वाराणसी है। बिस्मिल्लाह खान जब भी अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखते थे तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। फिर धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल यानी कि अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल बनारस में जाया करते थे, जहाँ पर बेसिकली अली बख्श को एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर एक तरह से दिया गया था, वो भी शहनाई बजा करके, यानी कि वहाँ पर वो शहनाई बजा करके वो पैसा कमाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। यानी कि अली बख्श जो थे वो घंटों घंटा तक शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान उतने लंबे समय तक उनको बस देखा करते थे, और उनके अंदर भी एक तरह से वो चीज़ का फीलिंग जगता था कि इनको भी एक टाइम के बाद शहनाई बजाना है, और ये भी एक मशहूर शहनाई प्लेयर बनना चाहते थे। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। वो भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए लेसन्स लेना शुरू कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और वो भी बेसिकली अब दिन भर बैठ करके शहनाई को बजाने का प्रैक्टिस किया करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ द बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और अगर हम लोग बात करते हैं तो अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बालाजी और मंगला मैया टेम्पल्स में भी जाने लगे, और गंगा के तट पर भी वो जाया करते थे, जो कि यंग जनरेशन्स का फेवरेट हॉन्ट्स यानी कि एक फेवरेट प्लेस हुआ करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान अकेले में दिन भर शहनाई बजाया करते थे और एक तरीके से अपने शहनाई बजाने का प्रैक्टिस भी किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। जब बेसिकली बिस्मिल्लाह खान जब एक तरीके से वो गंगा रिवर के पानी के बहाव को जब वो सुना करते थे, तब फिर उनको ये चीज़ का फील आता था कि वो और भी ज़्यादा न्यू राग को वो इन्वेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं शहनाई के अंदर। जो चीज़ उस समय के टाइम पर ऐसा माना जाता था कि ये चीज़ शहनाई की रेंज से एकदम बाहर है, यानी कि शहनाई के अंदर और भी बहुत ज़्यादा और सारे रागास को अब डेवलप नहीं किया जा सकता है राग को। लेकिन अब बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई के अंदर राग को डेवलप नहीं किया जा सकता था, उन सभी को भी अब डेवलप करने लग गए थे।
6 पॉइंट अब हम लोग देख रहे हैं हमारा। एट द एज ऑफ 14, जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के हुए थे, बिस्मिल्लाह अकम्पेनिड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तब बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस पे गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हो गया था उसके बाद उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, तो उस्ताद फैयाज़ खान बिस्मिल्लाह खान के पीठ पर थपथपाते और कहते, वर्क हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करो, एंड यू शॉल मेक इट, और तुम जो चीज़ चाहते हो तुम ज़रूर अचीव कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में शुरुआत होता है 1938 में, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, तो उससे बिस्मिल्लाह खान को बेसिकली एक नया मौका मिलता है, या फिर वो और भी ज़्यादा इसके बाद से वो फेमस होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही सुन बिकेम एन ऑफ्टन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, क्योंकि वो सबसे पहले वो इंसान बन जाते हैं जिनका शहनाई को सबसे ज़्यादा अब रेडियो में लोग सुनना पसंद कर रहे थे, और रेडियो में चारों तरफ इनका शहनाई फैल जाता है। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब हमारा भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहला भारतीय बनते हैं जो कि हमारे भारत के आज़ादी के ऊपर जश्न को शहनाई के साथ मनाते हैं। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Street with Destiny speech। बिस्मिल्लाह खान अपने दिल खोल करके शहनाई बजाते, वो भी राग काफ़ी में रेड फोर्ट के अंदर, जहाँ पर उनके बहुत बड़े ऑडियंस बैठे हुए रहते, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होते। और बिस्मिल्लाह खान के शहनाई बजाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने फेमस स्पीच यानी कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को देते हैं। 8वां पॉइंट, बिस्मिल्लाह खान हैव गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी किए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। और बिस्मिल्लाह खान का जो सबसे पहला जो एब्रॉड ट्रिप हुआ था तो अफ़गानिस्तान का हुआ था, जहाँ के राजा ज़हीर शाह थे, और वो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से, शहनाई से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि वो प्राइसलेस पर्शियन कारपेट बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट कर दिए थे, और भी कुछ दूसरे अफ़गानिस्तान के यादगार चीज़ यानी कि सोवेनियर्स को भी वो बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट किए थे, जिनके प्राइस को हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैक्सिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, यानी कि ऐसा बात नहीं कि जो अफ़गानिस्तान के किंग थे बस वही बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से अट्रैक्ट हो गए थे इतना ज़्यादा। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्रेइंग एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, यानी कि एक बार का टाइम था जिसमें एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे तो बिस्मिल्लाह खान को किसी फेस्टिवल में शहनाई बजाते हुए देखे थे, तो वो भी बिस्मिल्लाह खान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और वो फिर शहनाई के ही ऊपर एक फ़िल्म भी बना दी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, यानी कि वो जो फिल्म था वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया आगे चल करके। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और बिस्मिल्लाह खान ने इस मूवी के अंदर एक गाना गाया था शहनाई के साथ जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, तो ये नेशन वाइड ब्लॉकबस्टर बन गया ये गाने की वजह से ये मूवी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वे आर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। आई जस्ट can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis। तो बिस्मिल्लाह खान ये सेलुलॉइड यानी कि फिल्मी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा सक्सेस को कमाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का ये जो सफ़र रहा था मूवीज़ के दुनिया में तो वो सिर्फ 2 ही रहा था, यानी कि बिस्मिल्लाह खान सिर्फ और सिर्फ 2 ही म्यूज़िक में काम किए थे, 2 ही फिल्म म्यूज़िक में वो काम किए थे। विजय भट्ट जो गूंज उठी शहनाई जब बनाए थे तो उसी के टाइम पर विक्रम श्रीनिवास जो कि एक कन्नड़ा वेंचर थे यानी कि एक कन्नड़ा मूवीज़ के डायरेक्टर थे, तो ये भी एक मूवी बनाए थे जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। तो इस समय के टाइम पर इन दोनों के मूवीज़ में एक तरीके से टक्कर भी देखने के लिए मिला था, जिसमें विक्रम श्रीनिवास कहते हैं कि ये जो मूवी है ये इतना ज़्यादा आर्टिफिशियली इसमें ग्लैमर को यूज़ किया गया है, यानी कि इतना ज़्यादा लोगों को खुशी देता है, इतना ज़्यादा ये लोगों को मोटिवेट करता है, संगीत की तरफ प्रभावित करता है आर्टिफिशियल मैनर पे, कि मैं कभी भी पूरे फिल्म वर्ल्ड में इस मूवी का टक्कर नहीं ले पाऊँगा। तो ये बात वो खुद अपने बात के ऊपर ज़ोर लगाते हुए कहते हैं, यानी कि यहाँ पर विक्रम श्रीनिवास भी मानते हैं कि गूंज उठी शहनाई के म्यूज़िक को वो कभी भी टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें शहनाई का इस्तेमाल किया गया है और बिस्मिल्लाह खान
यहाँ पर अपने एक फेमस कंपोजिशन को भी गाए थे जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। इसकी वजह से ये नेशन वाइड चार्ट बस्टर यानी कि ब्लॉकबस्टर हिट हो गया ये पूरा मूवी। फिर 9 पॉइंट हमारा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन स्कीम थिक एंड फास्ट। अब बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे और इनका जो पहचान था वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा, यानी कि बिस्मिल्लाह खान अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होने लग गए थे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी विजिटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय बने जिनको इनवाइट किया गया था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। इनको बेसिकली पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था वर्ल्ड एक्सपोजिशन के मॉन्ट्रियल में। इनको केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी जाने का मौका मिला था और इनको ओसाका ट्रेड फेयर में भी जाने का मौका मिला था। तो इन सभी जगहों पर, इन सभी एकेडमीज़ में उनको जाने का मौका मिला था। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये बेसिकली इंटरनेशनली भी इतना ज़्यादा बिस्मिल्लाह खान फेमस हो गए थे कि इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम तेहरान यानी कि ईरान में बना दिया गया था जिसका नाम पड़ा तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी कि ईरान में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 10th पॉइंट हमारा नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेयर कॉन्फर्ड टू हिम। यानी कि जितने भी नेशनल अवार्ड्स थे जैसे कि पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, तो इन सभी से सम्मानित किया गया था हमारे बिस्मिल्लाह खान को। फिर इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और फिर सन 2001 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with real happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is the Hindustan's richest traditions. Even the West is now coming to learn our music." बिस्मिल्लाह खान जब ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न को पाए तो बेसिकली उन्होंने इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अपने सीने से सटा लिया और उस समय पर इनके आँख में आंसू था और वो आंसू इनके खुशी की वजह से था। और वो कहते कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए क्योंकि ये हमारे भारत का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न पीपल्स है तो वो भी अब हमारे देश म्यूज़िकल ट्रेडिशन को सीखने के लिए आ रहे हैं। 17 पॉइंट हमारा इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जब बिस्मिल्लाह खान पूरे दुनिया भर में ट्रैवल कर चुके थे उसके बावजूद भी खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, बिस्मिल्लाह खान को सब प्यार से खान साहब पुकारते थे, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान सबसे ज़्यादा प्यार जो वो बनारस और डुमराव से किया करते थे। हालांकि वो पूरे दुनिया के सबसे खूबसूरत टाउन को भी वो घूमे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सबसे ज़्यादा लगाव बनारस और डुमराव से ही था। Student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक टाइम का बात है, उस समय पर एक स्टूडेंट था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का और उस स्टूडेंट ने हमारे खान साहब को कहा था कि वो USA में शहनाई के लिए स्कूल बनाना चाहता है और वो बिल्कुल बिहार के ही जैसा जो एटमॉस्फेरिक कल्चर जो है, जो ट्रेडिशन है, उसको वो ओरिजिनेट करेगा USA में, वहाँ पर टेम्पल्स बना करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब उससे पूछे थे, ठीक है क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि USA तुम ले करके जा सकते हो? ऐसे तो कभी नहीं हो सकता है। वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, बिस्मिल्लाह खान बताते याद करते हुए कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, तब मैं तड़पता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तब मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस और बनारस में पवित्र गंगा नदी के बारे में मैं सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में मैं होता हूँ तब मैं डुमराव का यूनिक मट्ठा के बारे में मैं सोचता हूँ। तो इस टॉपिक से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि बिस्मिल्लाह खान कितना ज़्यादा प्रभावित है हमारे कंट्री के कल्चर और ट्रेडिशन और यहाँ के प्लेसेस से। हर एक भारतीय को ऐसा ही होना भी चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे भारत का एक रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning
एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे इंसान थे जो कि एक डिवाइट मुस्लिम थे, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि स्ट्रिक्टली अपने धर्म को फॉलो करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी नेचुरली वो शहनाई बजाते हुए काशी विश्वनाथ टेम्पल पे भी दिखाई पड़ते थे, वो भी सुबह के टाइम पर। तो इसका मतलब यही चीज़ हमें समझाया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान अपने धर्म को भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेम्पल्स खास करके काशी विश्वनाथ मंदिर में जा कर के शहनाई बजाया करते थे और इस चीज़ से उनको बिल्कुल भी आपत्ति नहीं था। और हम सभी भारतीयों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, तभी सभी लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी यानी कि जो भाईचारा है वो बढ़ पाएगा। और फिर दुर्भाग्य से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो 21 अगस्त 2006 को इनका देहांत यानी कि मृत्यु हो गया। तो यही था हमारा चैप्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। होप्स आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे समझ में आया होगा। अगर तभी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पर तो आप मुझसे